हमारा पहला सवाल ये है कि आप बंगाल के दौरे पे हैं और बंगाल आपने काफी घूमा होगा, तो आपने यहाँ की संस्कृति को लेकर के क्या ऑब्जर्व किया है? पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम आगे पॉलिटिकल और अन्य मुद्दों पे बात करेंगे। यहाँ के लोग बड़े गजब है भाई। मतलब जो प्यार मोहब्बत आपसी भाईचारा जो दिखता है यहाँ, पहली बात तो ये नहीं दिखा कि हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, जो कि उत्तर भारत में दिखता है। चाहे बिहार चले जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश चले जाइए, जो कट्टरता है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे प्यार से आपको पता भी बताया जाएगा। और अगर कुछ राजनीतिक आप उनसे पूछते हैं कि भैया किसकी हवा है, तो वो बेखौफ तरीके से अपनी बात रखते हैं और कोई भी ये नहीं देखते कि सामने वाले को बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा। एक जो भी निष्पक्षता है बहुत बेहतरीन है। और खाने की तो क्या बात ही कहना कि मतलब कल से 2-3 दिन हो गए हमें फिलहाल में, बहुत बेहतरीन अनुभव रहा है। और जो हॉस्पिटलिटी यहाँ के लोगों से मिलती है बहुत खूबसूरत है। विनय जी, अगला सवाल हमारा ये है कि अभी सोशल मीडिया के जरिए में ये जानकारी मिली है कि बनारस में आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, आपके ऊपर और कुछ और सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो क्या मामला है वो जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, उतनी खास जानकारी तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी न्यूज़पेपरों में देखा है, अभी तक उसकी ज्यादा डिटेल ली नहीं है। मेरे साथी हैं बनारस वाले, मिश्रा जी बड़े भाई हैं, छोटा भाई है राज त्रिपाठी। हम मुझ पे 3 लोगों पे तो हमें पता चला है कि कोई एफआईआर दर्ज हुई है बनारस में। अब उसका क्या डिटेल है क्या नहीं है, वो अब जब हम बनारस जाएंगे, जिस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है वहां पे जाएंगे, उनसे पूछेंगे। और अगर कानूनी में हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो बाकायदा हमें जेल होनी चाहिए। और अगर नहीं किए हैं तो मुझे पता है कि संविधान में जो हमारे कोर्ट ने जो हमें अधिकार दिए उसका हम इस्तेमाल करेंगे और जमानत और बाकी प्रक्रियाएं होंगी। ये तो नॉर्मल है सर, आजकल हर देश के कोने में हम पे एफआईआर होती है। तो आप कहाँ जाओगे? उस पुलिस की तरफ से अगर हमें कुछ नोटिस या कुछ तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा तो उसे पब्लिश करेंगे कि क्या दिक्कत है। विनय जी, अगला सवाल ये है कि अभी तक का पूरे देश में आपके ऊपर कितने एफआईआर हो चुके होंगे? देखिए 22 के आसपास, 23 के आसपास तो मेरे पास जानकारी है। बाकी का तो मुझे होता है लेकिन पता नहीं चलता। बनारस का देखिए एक नया आया हुआ है, इसका क्या कंटेंट है, किसके ऊपर किया गया है, वो सबकी जानकारी जब आएगी तब देखा जाएगा। वैसे कंप्लेन तो हर दिन भाजपा ही जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाके रोते हैं कि भैया देखो हमको, हमारे मालिक को गरिया रहा है, हमारे मालिक को थबरियाया, आज यति नरसिंहानंद को गरियाया, इसको गरियाया। करते क्या है? एफआईआर होना ये सब नॉर्मल है। देखिए एफआईआर तो कोई भी जाके करा सकता है, बट आप साबित कैसे करोगे? कोर्ट में सबूत चाहिए होता है, वहां पे एविडेंस चाहिए होता है। आप सोचिए, इतने केसेस होने के बाद भी आज तक कोई भी आरोप साबित क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आरोपों में दम नहीं है। मैं संविधान के दायरे में रह के अपनी बात करता हूं, जो हमारे अधिकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे आर्टिकल ऑफ एक्सप्रेशन हो, तो सारी चीजों को हम लोग यूज करते हैं। और कहीं पे भी अगर इस तरह का लगा होता कि मैं असामाजिक हूं तो कोर्ट ने कब का मुझे जेल डाल दिया होता। इस तरह का मुझे बेल डाल के बाद मैं बंगाल भी बैठा हूं, बिहार भी जाऊंगा, उत्तर प्रदेश भी जाऊंगा, दिल्ली भी रहता हूं, मुंबई भी रहता हूं। तो मेरी स्वतंत्रता है, जो संविधान ने अधिकार दिया उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। और जितने भी एफआईआर हैं उसकी कानूनी प्रक्रिया से लड़ेंगे। उसमें हमें कौन से गाली गलौज करना है या किसको आरोपी बनाना है। आप भी चले जा सकते हैं पुलिस स्टेशन, जाके बोले विनय दुबे ने मेरे साथ किया, तुरंत एफआईआर लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई फरियादी पुलिस स्टेशन जाता है तो उसकी फरियाद लेनी चाहिए। हम भी जाते हैं, हमारी भी फरियाद लेनी चाहिए। बट एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक दुखद खबर आई है गुजरात से। अडानी के मामले में जिस एडवोकेट साहब ने मेरी जमानत याचिका खारिज की थी, उनको पता नहीं क्यों गुजरात सरकार ने सस्पेंड कर दिया। याचिका खारिज करने के 15 दिन के अंदर ही उनका सस्पेंशन आ गया। तो बहुत अच्छे जज थे, बहुत दिली लगाव था मेरा उनके साथ। भले उन्होंने मेरी जमानत खारिज की थी, लेकिन एक कहीं ना कहीं चीजें होती रहती हैं। पिछली बार कुछ पुलिस अधिकारी, एक राज्य के पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने थोड़ा सा एग्रेसिव होकर भाजपा के कहने पे, या फिर उनका इंटेंशन भाजपाई होगा, उसके कहने पे उन्होंने कोशिश की अरेस्ट करने की, मुंबई आके सारी चीजें करने की। बाद में अभी भी वो मुंबई में अरेस्ट हुए हैं क्योंकि इलीगल किडनैपिंग का केस उनके ऊपर बना है। कानून से बाहर जाके आप नहीं कर सकते। आपने पुलिस की वर्दी पहनी, आप लीगल काम करिए, हम लीगल जवाब देंगे। बट आप सोचोगे मैं पुलिस वाला हूं, कहीं पे भी आके किसी को भी उठा के लेके चला जाऊंगा, तो हर राज्य का अपना नियम कानून है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, उससे बाहर नहीं होता। अब बताइए, जो राज्य का पुलिस आया था अरेस्ट करने, वो अभी भी मुंबई पुलिस की कस्टडी में। इसके लिए कि विनय दुबे को अरेस्ट करके ले जा रहे थे, जबकि उनके पास कोई पेपर नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं। तो किडनैपिंग के मामले में बेचारे अब अंदर है। सोचिए उनके परिवार का क्या होता। कहीं ना कहीं तरस आता है ऐसे लोगों पे कि आप कार्रवाई करिए ना, हम तो खुलेआम कहते कार्रवाई करिए, बट उसका एक संवैधानिक प्रावधान है, कोर्ट कचहरी है, प्रोसेस है, उसको फॉलो करिए। हम भी फॉलो करेंगे।
भैया देखिए, जो आदमी कैंसर की दवा बनाने का दावा करे, हार्ट अटैक का दावा करे, कोरोना का दावा करे, वो खुद कैंसर का पेशेंट रहा है, हार्ट पे अपना इलाज काहे निकल लेता है। आज उसकी कंपनी में 81 लोग आप बता रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है। अगर ये हकीकत है, उनको बोलिए कोरोनिल का ही आप ऑक्सीजन मत लगाइए, वेंटिलेटर मत जाइए, रेमडेसिविर इंजेक्शन मत लीजिए, सिप्ला का इंजेक्शन मत लीजिए, आप सिर्फ पतंजलि का इस्तेमाल करिए, गौमूत्र पिए, गोबर खाइए, इससे ठीक होगा। ये सब चीजें कहने के लिए ठीक है। देखिए, वो व्यापारी आदमी है। अभी तो मुझे थोड़ा दिन मुझे ये लग रहा देश में ऑक्सीजन की कमी चल रही, कहीं पतंजलि ऑक्सीजन न बनाने लग जाए तो तुरंत छोटे छोटे बोतलों में 100 रुपए का निकाल देगी, भैया ऑक्सीजन की बोतलें हम सप्लाई कर रहे हैं, पतंजलि का शुद्ध हवा, हिंदुत्व की बात। तो वो व्यापारी आदमी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कुछ न कुछ वो ले आएगा। वो भी बैठा नहीं है शान जाके कि रामदेव जी गायब है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे होंगे कि ये जो ऑक्सीजन का मार्केट है, ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का मार्केट है, उसे कैसे कैप्चर किया जाए। इसी के लिए तो 25-25 करोड़ 50-50 करोड़ रुपए का डोनेशन पीएम केयर फंड में दिया था कि सरकार हमें रोके ना धंधा करने से। लेकिन मरता कौन है? आम जनता मरता है। अभी मैंने लखनऊ का एक केस देखा था, उसमें एक डॉक्टर साहब थे या कोई था बंदा, उसकी डेथ हो जाती है, उसके टेबल पे कोरोनिल पड़ा हुआ था। सोचिए, एक बंदे की रामदेव ने हत्या कर दी। वो कोरोनिल के भरोसे था कि बाबा रामदेव कह रहे हैं, सच कह रहे होंगे, मैं उसकी दवा खा के जिंदा रह जाऊंगा। तो दवा पे रह गया, ना ऑक्सीजन मंगाया, ना वेंटिलेटर पर जा, बेचारा शहीद हो गया। तो ऐसे तो कितने लोगों की खबरें आती नहीं है हमारे तक, कितने लोग इस दवाई से मर जाते होंगे, या एक विश्वास करके। विश्वास का धंधा है, बाकी तो व्यापारी आदमी तो है ही है। विनय जी, आपने नरसिंहानंद का जिक्र किया, तो मैं सवाल ही कर रहा हूं कि उनके ऊपर कई एफआईआर अपने देश में अलग अलग जगह से हुई है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही। तो क्या इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल ताकत है उनके पीछे, जिसकी वजह से उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई? कौन गिरफ्तार करेगा? योगी जी में दम है, गिरफ्तार करेंगे? एक संत को गिरफ्तार करके अपनी किरकिरी कराएंगे कि मोदी जी करेंगे? उनका वोट बैंक कौन है? हिंदू लोग हैं। अगर ये संत को गिरफ्तार करने लग जाए, वो भले खून की नदियां बहा दे, कितने मर्डर कर दे, आप भगवा पहन लीजिए, रामनामी लगा लीजिए, गले में रुद्राक्ष पहन लीजिए, टीका लगा लीजिए, आपको खून माफ है। आज के समय में आप किसी मुसलमान को गाली दीजिए, उनके लिए आक्रामक बोल दीजिए, बट आप भाजपा से हैं तो आपके लिए माफ है। ये सब तो छोड़ी, बहुत छोटी बात हो गई। आप किसी का बलात्कार कर लीजिए, किसी लड़की का गैंगरेप करवा लीजिए अपने दोस्तों से, उससे, बट आप भाजपा के कार्यकर्ता है तो सिंगर जैसे आप आजाद हो जाएंगे। कुछ दिन के बाद कोर्ट आपको बोल देगी कि भैया इनके खिलाफ कुछ मिला नहीं है, ये बाइज्जत बड़े शरीफ इंसान है, आपने इनको बलात्कार में फंसा दिया। तो भाजपा का तो इस समय का ट्रेंड है। आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? क्या इस तरह की कार्रवाई ये कर लेगी? इनकी औकात है, भाजपा की औकात है कि कर लेगी? ये अमानतुल्लाह पे कार्रवाई करेंगे, ये उमर खालिद पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम मुस्लिमों को डरा के धमका के रखेंगे तो हिंदू बेचारे खुश रहेंगे। और ये जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है ना, उसी का कारण है। आपने देखा होगा कब्रिस्तान के बाहर कहीं लाइन लगते हुए लाशों की। मुसलमान बेचारा रोजा रखा हुआ है, अपने दिन में इबादत कर रहा है, घर में बैठा हुआ है, उसको कहीं कोरोना से कोई दिक्कत नहीं, कोई लाशें नहीं गिर रही। मर कौन रहा है? भाजपा का वो हिंदू मर रहा है जो भाजपा के लिए दिन रात मेहनत करता था। आज देखिए, कितने ही पदाधिकारियों के ट्विटर पे आते हैं कि मेरा बाप एडमिट है, एक ऑक्सीजन की बोतल की भीख मांग रहा है, और 4 घंटे बाद ट्वीट आता है कि मेरे पिताजी चले गए, गुजर गए। दुख होता है हमको भी देख के। हम लोग जगाते हैं ऐसे लोगों को। ये अंधविश्वास छोड़िए। भाजपा किसी, अरे जो आदमी अपनी पत्नी का ना हुआ, अपने माँ का ना हुआ, अब जवान बेटा, मैं जवान बेटा, मेरी माँ किसी दूसरे के घर में जाके बर्तन भांडी करे तो मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। और ये भाई साहब इसकी मार्केटिंग करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो जो अपने घर का ना हुआ, पत्नी का ना हुआ, उससे ये लोग अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा साथ देगा। अरे भाई, जितना देश में इंजेक्शन था जिससे हमारे भारतीय लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, रेमडेसिविर, वो दूसरे देशों को बांट दी गई। वैक्सीन आज जो हमें कोरोना के लिए लगानी थी, वो दूसरे देश, पाकिस्तान तक को दे दी गई यार, जिससे हम लोग जिंदगी भर लड़ते आए, जिनको हमने दुश्मन बनाया। भाजपा रोज यही कहती थी ना कि पाकिस्तान हमारा विरोधी है, दुश्मन है, उस तक पहुंचा दी, क्योंकि बिरयानी का फर्ज अदा करना था। वहां जाके जो नमक खा के आया ना, तो नमक का फर्ज अदायगी करना था, भले लाशें गिर जाए यहाँ पे। अब मोदी जी रैलियां कैंसिल करके ऑक्सीजन पैदा करने पे लगे, क्योंकि कुछ दिखाना भी है ना। बंगाल चुनाव 2 फेज रह गया है, अब देखिए, और लाशें का तैयारी है, बाकी तो ऊपर वाला मालिक है देश का। अगला सवाल हमारा यही बंगाल रैली से ही है कि ये जो रैलियां रद्द की गई है, ये तो इलेक्शन कमीशन के बोलने के बाद रद्द की है। हालांकि सबसे पहले राहुल गांधी ने अपना तमाम रैलीज कैंसिल किया, फिर ममता बनर्जी ने कहा कि हम बड़ी जनसभा नहीं करेंगे। आखिरी में बीजेपी, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और कही जाती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो आखिरी में मतलब लोगों के दबाव में या फिर मीडिया के दबाव में आने के बाद ऐसा कर रही है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या उनको जनता की फिक्र नहीं है? भैया, जनता की फिक्र होती तो यहाँ कब का लॉकडाउन लग चुका होता, और इलेक्शन कराने की जरूरत क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इलेक्शन कमीशन को, इस समय क्या जरूरत थी आपको इलेक्शन कराने की? इतना देर आप देख रहे हैं कोरोना फैला, उसके बावजूद आप इलेक्शन करा रहे हैं। कोलकाता में कोई कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, क्या कारण है?
तो कहीं ना कहीं अब जनता, मोदी जी को जनता की जान से ज्यादा अपने सीटों से मतलब है। उनको 200 सीटें लानी है, भले पूरा देश बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, लाशें गिर जाए, उनसे क्या फर्क पड़ता है। सोचिए, आपने कभी मनमोहन सिंह को, प्रधानमंत्री वो भी थे, कभी मनमोहन सिंह को किसी वोट की भीख मांगते हुए सभा में जाते हुए देखा था क्या? एक वीडियो होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं भी अपना विचार बदल लूंगा। तो प्रधानमंत्री एक पद की गरिमा होती है, वो देश का होता है, बट हमारा जो प्रधानमंत्री वो केवल भाजपा का है। इनसे आप ना प्रधानी चुनाव, सरपंची चुनाव, गली के छात्र संगठन चुनाव जो होता है स्कूल के, उसमें बुलवा लीजिए प्रधानमंत्री जी, आके वोट की भीख मांगेंगे। बट आप इनसे आप ऑक्सीजन मांग लीजिए। सोचिए, जो एक मिस कॉल पे आपको सदस्यता दे देता था, अब 100 500 फोन करने पे ऑक्सीजन आया, वेंटिलेटर और बेड नहीं दिला पा रहा है। एक झाटू सा मिस कॉल मार दीजिए, आप सदस्य बन गए। भव्य पार्टी के, देश की विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के आप सदस्य बन गए। और आप ट्वीट मारते रहिए, आप फोन करते रहिए उनके हेल्पलाइन नंबर पे। हिम्मत है कोई फोन उठा ले उस तरफ से, और उठा भी लेगा तो आपको गरिया के रख देगा, कहेगा मरो साले, तुम्हारी औकात ही यही है, काहे चुने थे मोदी जी को। आज हमें भी लोग सवाल पूछते हैं कि आप कुछ करिए ऑक्सीजन, हम कहां से करेंगे? हम तो विपक्ष वाले, विपक्ष भी नहीं, हम तो थर्ड पार्टी हैं भैया, हम तो एक्टिविस्ट लोग हैं। विपक्ष नहीं कुछ उखाड़ पा रहा है, हम लोग तो भैया एकदम छोटे से साधारण से कार्यकर्ता है। तो देश अभी तो शमशान घाट बनेगा। मेरा जहां तक अंदाजा है कि देश की 25% आबादी इस कोरोना में शहीद होगी, खत्म होगी। और मोदी जी चाहते हैं कि देश की आबादी थोड़ी कम हो, और मरेगा सबसे ज्यादा हिंदू, क्योंकि 115 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है। मुस्लिम कितने हैं? 20-25 करोड़। उसका अगर 50% भी अगर समझो मर जाते हैं कोरोना से, कितना होगा? 12 करोड़। लेकिन अगर 110 करोड़ के 50% खत्म हो जाते हैं, सेम रेशो रखिए दोनों में। कोरोना तो भेदभाव नहीं करता कि मुसलमानों को ही होगा, हिंदुओं को होगा नहीं, दोनों का रेशो मिला लीजिए। अगर 50-50% दोनों तरफ गया तो सबसे ज्यादा डैमेज किसका हुआ? और उसमें भी 23% भाजपा वाले हैं, जिनका 11 करोड़ सदस्य और 23% वोटर। उनमें जो लाशें गिरेगी तो उनका कोई सीमा ही नहीं है। कोरोना सबसे ज्यादा जो लाशें गिराएगा वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार वालों का गिराएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खुजली और उंगली इन्हीं के अंदर है।